नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। और आज सबसे बड़ी खबर 2000 के नोट चलन से बाहर होने की है। इसकी हर बात आज मैं आपको बात तो चुभेगी की शुरुआत में बताऊंगा। इसके साथ ही करूंगा यूपी की चुभने वाली खबरों का विश्लेषण। यूपी की सियासी पिच पर आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गुगली फेंकी। इसे समझना फिलहाल उनके गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी के लिए भी आसान नहीं, क्योंकि जयंत चौधरी ने यहां तक कह दिया कि सभी शहरों में गठबंधन नहीं होने के बाद हमने अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा तो बेहतर नतीजे आए। उन्होंने आज राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही कल कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। सिद्धारमैया राज्य के नए सीएम बनेंगे। इस समारोह में जाने को जयंत चौधरी ने आज अपना सौभाग्य तक बता डाला। ऐसे कई सियासी इशारों का मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। साथ ही भाजपा के उस सीक्रेट दांव के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए उसने निकाय चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट से बड़ी जीत का करिश्मा कर डाला। इसके अलावा कई बड़ी खबरें आज आप देखेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। बात यूपी की राजनीति की बड़ी खबर की, जिसे निकाय चुनाव के नतीजे के साइड इफेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासत की राह में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जिसे पार कर आगे बढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात एक बार फिर दोहराई, लेकिन कांग्रेस को लेकर उनकी जुबान से निकली तारीफ कई संकेत दे रही है। निकाय के नतीजे के बाद जनता के बीच जयंत। जाटलैंड में खुला ऐलान, भाजपा से होगी मजबूत भिड़न। हम एम्पावर करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, उनका वजूद आगे हम विकसित करेंगे तो नया लीडरशिप मिल पाएगा। लीडरशिप सिर्फ चंद घरानों के इर्द गिर्द नहीं है। पश्चिम से अखिलेश के नाम चौधरी संदेश। क्योंकि गठबंधन पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, इसलिए मैंने जानबूझकर फैसला लिया कि मैं प्रचार नहीं करूंगा। ये हमारे कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ने दिया जाए और उनके हाथ में बागडोर रही। पूरा प्रसार उन्होंने संभाला। गठबंधन में खटपट की अटकलों पर बड़ी सफाई। बिल्कुल सही चल रहा है और आगे और मजबूती रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं। अगर समन्वय बन गया होता उस चुनाव में, छोटे स्तर पे मुश्किल होता है, कठिनाइयाँ होती हैं और कुछ एक सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया होगा। लेकिन मैं अपनी प्रदर्शन पे ही कह सकता हूँ कि हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। पहली बार जाट मुस्लिम वोट बैंक की खातिर शंखनाद। चुनावी नतीजे के बाद जनता को दिया धन्यवाद। जिन्होंने वोट करी उनका भी सम्मान करो, जिन्होंने वोट आपके नजर ना भी की उनका भी सम्मान करो और पूरे कस्बे का, हर समाज का, गरीब का, हर वर्ग का जो भी काम आपके संज्ञान में आता है, पूरी लड़ाई उसके लिए। छोटे चौधरी का समरसता दांव, पहुंच रहे गांव गांव। बहुत बड़ा इलाका है उत्तर प्रदेश, हम लोग समझ नहीं पाते। 1500 गांव भी कुछ नहीं होते। एक सांसद के लिए भी संभव नहीं कि पूरे क्षेत्र के सारे गांव को कवर करें, लेकिन ये एक प्रयास है। इस प्रयास के पीछे जो मेरी भावना, मूल भावना है, उस भावना को लोग समझें। 24 की लड़ाई से पहले समर्थकों को बूस्टर डोज। अगर मगर क्या करना, हमें निरंतर आगे बढ़ना है। योगी सरकार को गड्ढा भरो चैलेंज। कितने गड्ढे थे, मरम्मत कितने समय से इसकी हुई नहीं, किसी की नज़र और निगाह यहाँ गई नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी। कांग्रेस की खुलकर तारीफ, सपा के लिए नया अलर्ट। कांग्रेस बेहतर कर रही है, तो कांग्रेस विपक्ष का रोल तो अदा कर ही रही है और ये समय ही बताएगा क्या परिस्थिति बनती हैं, किस तरह के गठजोड़ बनते हैं।
गठबंधन फाइल्स की नई कहानी, रालोद की राहुल वाणी। अखिलेश के नाम जयंत संदेश। सपा से रहेगी दोस्ती लेकिन दूर नहीं कांग्रेस। कहने को तो जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के बागपत से आज नई मुहिम शुरू की। इसका नाम समरसता अभियान है, लेकिन इसके पीछे अपने वोट बैंक को जोड़कर रखने का बड़ा दांव है। इसके लिए जयंत 1500 गांव में दस्तक देने वाले हैं। लेकिन जब जयंत चौधरी से पूछा गया कि 24 के लिए गठबंधन पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत वक्त है और तस्वीर साफ होगी। जयंत चौधरी खुद मैदान में उतर पड़े हैं निकाय चुनाव के बाद वोटरों को धन्यवाद कहने। गांव-गांव दौरों की शुरुआत कर दी है। इसे राष्ट्रीय लोकदल समरसता अभियान का नाम दे रही है। इसके पीछे पार्टी की कोशिश जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोटरों को अपने पाले में एकजुट करने की है। इशारा उसी खतौली प्रयोग को 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति का आधार बनाने का है, जिसके दम पर पार्टी ने न सिर्फ खतौली विधानसभा का उपचुनाव जीता था, बल्कि नगर निकाय चुनाव में भी करीब 25 शहरी निकायों में अपना डंका बजाया। इन्होंने पूरी मेहनत करी। मैं तो चुनाव प्रचार में नहीं आया, बल्कि हमारे जनपद के लिए मैं नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था कि ये चुनाव आगे तक का चुनाव है। मैं देखना चाहता हूँ कि जो गली में हमारे कार्यकर्ता है उसका सम्मान रखा जाए, उसको मौका मिले और उसी के कंधों पे चुनाव को पूरा संचालन हो। अब सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत चौधरी अपने दम पर नई जमीन की तलाश में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत चौधरी निकाय चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब सपा गठबंधन में बड़ी भागीदारी चाहते हैं, ज्यादा सीटों की दावेदारी की तैयारी में हैं और इसके लिए वो नया सियासी दबाव पैदा करना चाहते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को उनकी शर्तें माननी पड़े। ये सवाल इसलिए क्योंकि एबीपी गंगा ने जब जयंत चौधरी से नगर निकाय के चुनाव में सहारनपुर से मेरठ तक अखिलेश यादव के रोड शो में मौजूद नहीं रहने और साझा प्रचार नहीं करने पर सवाल किया, तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। जयंत ने कहा कि भले ही पूरे राज्य में गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन रालोद ने जब अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मा दिया तो नतीजे बेहतर आए। देखिए, क्योंकि गठबंधन पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, इसलिए मैंने जानबूझकर फैसला लिया कि मैं प्रचार नहीं करूंगा। ये हमारे कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ने दिया जाए और उन्हीं के हाथ में बागडोर रही। पूरा प्रचार प्रसार उन्होंने संभाला। चयन भी काफ़ी हद तक जो हमारी जिला यूनिट थी उन्होंने चयन किया कि किसको कहाँ लड़ाना है और नतीजे अच्छे आए। ये सीधी बात है कि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जहाँ राजनीतिक संगठन अपनाएंगे वो फायदे में रहेंगे। जयंत के ताजा तेवर और नए अभियान ने अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह इस नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटर सपा की छतरी तले एकजुट नहीं हो पाए और पार्टी को बड़ा झटका लगा, उसके बाद पश्चिम में रालोद के समर्थक जाट वोटरों के सपा के मुस्लिम समर्थकों के साथ मिलने की पहले जैसी सूरत नहीं है। इसी वजह से जयंत के तेवर बदले बदले हैं। हालांकि उन्होंने खुद ऐसी कोई बात नहीं कही है। जयंत अब तक तो यही कह रहे हैं कि हम सपा के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अखिलेश जी तो सब सही चल रहा है, आगे दिखेगा। क्यों नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है और आगे और मजबूती रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष, आज हम विपक्ष में हैं और सरकार में कैसे जाएं, यही तो सवाल है। अगर समन्वय बन गया होता उस चुनाव में, छोटे स्तर पे मुश्किल होता है, कठिनाइयाँ होती हैं और कुछ एक सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया होगा। लेकिन मैं अपनी प्रदर्शन पे ही कह सकता हूं कि हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। पहली बार लोकदल शहर के चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह पे इस तरह से खड़ी हुई है, एक शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय लोकदल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के साथ गठबंधन किया था। 2019 में रालोद ने कोई सीट नहीं जीती। जयंत चौधरी बागपत से हार गए थे, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में जयंत के पिता अजीत सिंह मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हार गए थे। ऐसा तब हुआ था जबकि पश्चिमी यूपी में गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस को लेकर भी उसके तेवर लगातार नरम हैं। शनिवार को जयंत चौधरी कांग्रेस के न्योते पर कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं।
वो इसे अपना सौभाग्य बता रहे हैं। कर्नाटक कल जाएंगे, अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य है, अच्छा मौका है। कर्नाटक की जनता की बड़ी उम्मीदें हैं नई सरकार से, और नई सरकार के साथ देश की भावनाएं भी हैं कि पूरा हम लोग उनको मौका दें 5 साल का। जब एबीपी गंगा ने जयंत चौधरी से राहुल गांधी की पार्टी से गठबंधन की संभावना पर सीधे सवाल किए तो उन्होंने पार्टी की तारीफ करते हुए अभी इंतजार करने के संकेत दिए। कांग्रेस बेहतर कर रही है और कई ऐसे स्टेट्स ऐसे हैं जहां रीजनल पार्टीज की दखल कम है, तो कांग्रेस विपक्ष का रोल तो अदा कर ही रही है, और ये समय ही बताएगा क्या परिस्थिति बनती है, किस तरह के गठजोड़ बनते हैं, कैसे कांग्रेस मुकाबला कर पाती है, क्योंकि साम दान दंड भेद और संसाधन और हर तरीके से बीजेपी संस्थागत तरीके से काफी क्षेत्रों में मजबूत हुई है। अब सवाल है कि वो कौन सी तस्वीर है जिसके साफ होने की जयंत चौधरी बातें कह रहे हैं। क्या इसका मतलब सही वक्त से है? ये सवाल भविष्य में राज्य की गठबंधन सियासत को गरमाता रहेगा। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। खबर आपकी जेब से जुड़ी है, खबर आपके परिवार से जुड़ी है, खबर 2000 रुपए के नोट से जुड़ी है, जिसे आरबीआई ने चलन से वापस लेने का फैसला किया है। इसकी हर बड़ी बात तो चुभेगी में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। जरा गौर से सुनिए, देखिए और समझिए। जी हां, कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह बड़ा फैसला है। नोट चलन से वापस होंगे, लेकिन अभी वैध मुद्रा बनी रहेगी, यानी अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2000 रुपए के नोट। आम लोगों को 30 सितंबर तक का समय है, यानी 30 सितंबर तक 2000 के नोट से लेन देन होगा, यानी 30 सितंबर तक आप 2000 रुपए के नोट को ले सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। 30 सितंबर तक चलन में रहेगा 2000 का नोट। 30 सितंबर के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएगा 2000 रुपए का नोट, यानी 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में 2000 के नोट बदले भी जा सकते हैं। 23 मई से किसी भी बैंक में बदले या जमा किए जा सकते हैं नोट। तो आप इस तारीख को नोट कर लीजिए, 23 मई, यानी 23 मई के दिन के बाद से आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं। 2000 रुपए के नोट अगर आपके पास है, आप बैंक में जमा करवाइए, बैंक आपको दूसरे नोट उसके बदले में दे देगा, 500 के, 100 के, यानी दूसरी करेंसी आपको मिल जाएगी। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए बदले या जमा कराए जा सकते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए कि अगर आप जाएंगे बैंक में 2000 रुपए का नोट देने, तो एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए बदले या जमा कराए जा सकते हैं। यानी आप 23 मई के बाद जाइए, आप 23 मई को 20,000 आप बदल सकते हैं। उसके बाद 24 मई को जाइए, 24 मई को फिर 20,000 बदल सकते हैं। लेकिन एक बार में अगर आप एक दिन में जाएंगे तो 20,000 रुपए के ही नोट आप बदल पाएंगे किसी भी बैंक में जाकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 19 शाखाओं में भी नोट बदले जा सकते हैं। जो बैंक है, इसके अलावा जो आरबीआई की 19 शाखाएं हैं, वहां पर भी ये नोट बदले जा सकते हैं। तो ये तमाम जरूरी जानकारियां, क्योंकि ये खबर, ये जानकारी आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, फिर से जरा गौर से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, और मैं फिर कहूंगा नोट कर लीजिए, क्योंकि मामला नोट का है। 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला सरकार ने लिया, आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह बड़ा निर्णय है। नोट चलन से वापस होंगे, लेकिन अभी यह मुद्रा बनी रहेगी, यानी अभी एकदम से 2000 रुपए का नोट बंद नहीं हुआ। यानी अगर अभी आप अपने घर से निकले, 2000 रुपए के नोट से जाकर कोई खरीदारी करें, तो कोई दुकानदार या कोई भी व्यक्ति उस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता, और आप भी उससे खरीदारी कर सकते हैं। आप भी किसी से 2000 रुपए का नोट ले सकते हैं। आम लोगों को 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, यानी 30 सितंबर तक 2000 रुपए का नोट पूरी तरह से चलन में है। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट से लेन देन हो सकता है। 30 सितंबर तक चलन में 2000 का नोट रहेगा। ये तारीखें आप नोट कर लीजिए। 30 सितंबर के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएगा 2000 रुपए का नोट, और 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। यह बात भी गौर करने वाली है। 23 मई से किसी भी बैंक में बदले या जमा किए जा सकेंगे नोट। आप इस तारीख को एक बार फिर नोट करिए। अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं, 30 सितंबर तक अभी वैध है, 30 सितंबर तक आप उससे लेन देन कर सकते हैं। लेकिन 23 मई से आप किसी भी बैंक में जाएं,
उन नोटों को आप बदल सकते हैं, उस नोट के बदले आपको दूसरी करेंसी मिल जाएगी, 500 के नोट मिल जाएंगे, 100 के नोट मिल जाएंगे, या आपको लगता है आपको अपने बैंक खाते में जमा करवाने हैं, वो भी हो जाएगा। तो ये तारीख है 23 मई। 23 मई के बाद यानी 23 मई से 30 सितंबर तक का ये वक्त है। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए बदले या जमा कराए जा सकते हैं। यानी अगर एक बार आप बैंक में जाते हैं तो 20,000 रुपए आप या जमा करा सकते हैं या उनको बदल सकते हैं। यानी 2,000 का नोट है तो 500 या 100 रुपए में की करेंसी में वो बदला जा सकता है। आरबीआई की 19 शाखाओं में भी नोट बदले जा सकेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए, इन तारीखों को नोट करिए। 23 मई के बाद आप किसी भी बैंक में जाकर 2,000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं या उनको बदलवा भी सकते हैं और या अपने अकाउंट में जमा भी कर सकते हैं। एक बार फिर इस फैसले को काले धन पर चोट पर करारा जवाब कहा जा रहा है। आरबीआई ने सभी बैंकों को 2,000 के नोट देने पर रोक लगाने को कहा। सभी एटीएम को अब रीशेड्यूल किया जाएगा। 2,000 के नोट अब एटीएम से नहीं मिलेंगे। जिनके पास पुराने नोट हैं वो 30 सितंबर तक चलते रहेंगे या वो नोट चल सकेंगे। नवंबर 2016 में हुई थी 2,000 के नोट की शुरुआत। नवंबर 2016 में 18-19 में बंद हो गई थी 2,000 की नोट की प्रिंटिंग। 2019 में ही इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई थी। 2020 में 27.40 लाख नोट सर्कुलेट हुए थे। 2021 में 24.5 लाख नोट सर्कुलेट हुए थे और 2022 में 21.4 लाख नोट चलन में आए। तो ये स्थिति है 2,000 रुपए के नोट की। नगर निकाय के चुनाव में बड़ी कामयाबी के बाद आज सीएम योगी 6 नगर निगमों के नवनिर्वाचित मेयरों से मिले। लखनऊ में इस मुलाकात के दौरान उन्होंने हर महापौर को शहरी विकास का खास मंत्र दिया। उन्होंने सभी से कुछ अच्छा और कुछ नया करने की उम्मीद जताई। भाजपा ने इस बार सभी 17 नगर निगम पर परचम लहराया है, विरोधी दलों का सफाया कर दिया है। इस कामयाबी को 2024 के चुनावी मैदान में कैसे भुनाया जाए, इसके लिए पार्टी ने अगले कुछ महीनों में शहरी विकास का बाहुबली ट्रेलर दिखाने का खाका तैयार किया। शहरों के विकास का नया खाका इस वक्त भाजपा के एजेंडे में सबसे ऊपर है। नगर निकाय चुनाव के बाद अब निगम के सभी 17 क्षेत्रों में भाजपा विकास की नई तस्वीर पेश करना चाहती है, जिससे शहरों में रहने वाले वोटरों का भरोसा कायम रखा जा सके। सीएम योगी ने नवनिर्वाचित मेयरों से मुलाकात के सिलसिले में पहली बार बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, कानपुर और वाराणसी के महापौर से मुलाकात की। यानी पश्चिमी यूपी के 4, अवध और पूर्वांचल क्षेत्र के एक मेयर से सीएम मिले। इस बैठक में बुनियादी समस्याओं के समाधान पर सीएम ने सीधी बात की। बैठक के एजेंडे में कूड़ा प्रबंधन, अंडरग्राउंड केबलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर अवैध पार्किंग स्टैंड हटाने तक पर बात हुई। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम लोग को हर नगर निगम को, हर शहर को सुंदर करने की दिशा में कार्य करना है। इस दिशा में जितने भी विभाग और जनप्रतिनिधि हैं, सबके साथ एक तारतम्य बिठा के कार्य की प्रगति को तेजी से आगे ले जाना है। चाहे वो कूड़ा निस्तारण को लेके हो, जल की निकासी को लेके हो, आवास को लेके हो, पार्कों को लेके हो, सड़क की व्यवस्था, ट्रैफिक को लेके हो, ट्रैफिक कंट्रोल को लेके हो, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल को, और या फिर वो लाइटिंग को लेके हो, सब विषयों पर उन्होंने विस्तृत रूप से हमें मार्गदर्शन दिया। सीएम योगी ने हर मेयर से कहा कि वो आम लोगों के बीच अपनी सकारात्मक छवि बनाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हर निगम में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करें। मुख्यमंत्री ने मेयरों से कहा कि अलग अलग जरियों से निगम की आय बढ़ाएं, निगम को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो, नगर निगम के टैक्स में सुधार करें, आम नागरिकों को हर जरूरी सुविधाएं दें जिससे वे टैक्स देने के लिए आगे आएं, टैक्स डिफॉल्ट होने की स्थिति न आए, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें, जनप्रतिनिधियों से तालमेल बनाकर रखें, सबका भरोसा हासिल करके काम करें, आवारा कुत्तों की समस्या को हल करना भी प्राथमिकता में रखें। तरह से विकास के नाम पर जनता ने भरोसा किया है, जनता ने वोट किया है, तो उस हिसाब से हम लोगों को काम भी करने हैं। और स्वच्छता के ऊपर शहर में सभी विभागों से सामंजस्य बनाकर सारे काम तेजी के साथ हों। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, जो हमारे जिस तरह से विश्वास जनता ने एक बहुत प्रचंड जीत दी है, तो उस हिसाब से काम भी दिखाई देना चाहिए। हमारे जो जिम्मेदारी है वो ट्रिपल इंजन की सरकार में जो सबसे निचले स्तर पर समाज का व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और सबसे निचले स्तर तक बैठे हुए व्यक्ति को, चाहे वो नाला हो, नाली हो, सड़क है, खड़ंजा है, पेयजल है, स्ट्रीट लाइट है,
पार्क हैं और भी सब तरीके की सारी सुविधाएं उन्होंने देने के लिए हमें प्रेरित किया। सीएम योगी ने नगर निकाय चुनाव के नतीजे आते ही शहरों के विकास के नए एजेंडे पर अपने इरादे साफ कर दिए थे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। अब 6 नगर निगमों के मेयर से छोटी सी मुलाकात में सीएम योगी ने उन्हें वो बड़े काम सौंप दिए हैं जिससे जनता को बेहतर व्यवस्था का कुछ अच्छा और कुछ नया एहसास हो सके। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी रणनीति के लिहाज से भाजपा का नया प्रयोग चर्चा में। अब तक पन्ना प्रमुख वाली रणनीति की खूब चर्चा हुआ करती थी, लेकिन पार्टी अब चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट पर उतर आई है। नगर निकाय के चुनाव में इसी फॉर्मूले की भाजपा की जीत में बड़ी भूमिका बताई जा रही है। यह रणनीति पेज समिति की है, यानी वोटर लिस्ट के हर पन्ने के वोटरों को बूथ तक लाने के लिए बाकायदा एक समिति का गठन। अब लोकसभा चुनाव में भी इसे आजमाया जा सकता है। नगर निकाय चुनाव के नतीजे पर क्षेत्रवार मंथन की ये तस्वीर कानपुर से आई है। भाजपा के क्षेत्र स्तर के संगठन की ये बैठक कितनी खास है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि मीटिंग में खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। इस बैठक में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, विधायक और एमएलसी मौजूद थे। यानी चुनाव से जुड़े हर जिम्मेदार नेता यहाँ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय कार्यसमिति की बैठक आज हो रही है और आपको तस्वीर दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ मंच पर क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र प्रकाश पाल मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान हैं, सुनील बिश्नोई एमएलसी हैं, विजय बहादुर पाठक हैं एमएलसी, और प्रियंका रावत जो महामंत्री हैं वो हैं, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हैं, कमलावती सिंह हैं और कोरी, ये तमाम लोग हैं। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा पेज समिति वाली रणनीति पर हुई। दरअसल भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में ये अनूठा प्रयोग किया था। भाजपा के यूपी संगठन में अब तक भाजपा पन्ना प्रमुख के स्तर पर हर बूथ का प्रबंधन करती थी, लेकिन अब पेज कमेटी के जरिए नया दांव चला गया है। अब ये बता देते हैं कि भाजपा की पेज समिति वाली नई व्यवस्था क्या है। वोटर लिस्ट के एक पेज की जिम्मेदारी कुल 5 लोगों को सौंपना। इन 5 लोगों की टीम को पेज समिति का नाम दिया गया। बूथ स्तर की टीम मजबूत होने और सामूहिक जिम्मेदारी के कारण ये रणनीति कामयाब रही और पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अब इसे लोकसभा चुनाव में भी आजमाने की तैयारी है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर हम लोग पूरे देश भर में पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों में और सभी घरों तक पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियां यानी संपर्क से समर्थन एक अभियान, महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने गुजरात चुनाव में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग किया था, जो पहले शुरुआती स्तर पर था। अब यूपी के नगर निकाय चुनाव में इसे विस्तार दिया गया। एक अभियान शुरू होगा जो 30 जून तक चलेगा। इसमें हम सभी के घर घर तक जाएंगे और इसमें हमारी चुनावी रणनीति कि कैसे हम लोकसभा की 80 से 80 सीटें जीतें। जिस तरह महापौर के चुनाव में सभी को शून्य पर आउट किया है, हम लोकसभा के चुनाव में भी सारे दलों को, सपा, बसपा, कांग्रेस को शून्य पर आउट करेंगे। भाजपा अपने आजमाए हुए दांव को इसलिए आजमाना चाहती है क्योंकि पेज समिति वाली नई रणनीति से पार्टी का जनाधार बढ़ा और समर्थक वोटर बड़ी तादाद में बूथों तक पहुंचे। 9 साल पूर्ण होने पर मोदी सरकार के जो कार्यक्रम होने हैं 1 साल 1 महीने में 30 मई से और 30 जून के, उसकी रूपरेखा आज खींची जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े पदाधिकारी आज बैठ चुके हैं मंच पर और बड़े सत्र का आयोजन किया गया। 3 सत्रों में सभी पदाधिकारियों को ये बताया जाएगा कि कैसे मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाना होगा और बताना होगा कि पिछले 9 सालों में आखिरकार देश में क्या किया गया है और उसके बाद 2024 की जो तैयारियां हैं उनको और धार
देंगे। कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होने के लिए बात हुई, अभी कार्यक्रम बन रहे हैं, शाम को प्रेस नोट जारी करेंगे। लेकिन प्रदेश में जो केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की, उनको जन जन तक पहुंचाना है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एकदम जुट जाना है आगामी लोकसभा चुनाव। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा सारे देश में बही है, गांव-गांव तक गई है, मुझे लगता है उसके आधार पर हम 80 क्या पूरे हिंदुस्तान में 350 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा खास रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के दावों के बाद अब पार्टी ने मंडल स्तर पर नया एक्शन लिया है। पार्टी ने संगठन की संरचना में नया बदलाव किया है। इसके जरिए हर मंडल और जिले में अब पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की जमात में युवा चेहरे ज्यादा दिखाई देंगे। एकला चलो नीति के बाद मायावती का मंडल प्लान। निकाय चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद बसपा प्रमुख मायावती एक्शन मोड में है। पार्टी में नई जान फूंकने के लिए मायावती के मंथन का साफ असर दिख रहा है। अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने के लिए बसपा ने संगठन में फेरबदल की शुरुआत कर दी है। लोकसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर बढ़ रही पार्टी का नया मंडल फॉर्मूला क्या है, अब इसे समझिए। बसपा अब 4 मंडल की जगह 3-3 मंडल पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेगी। शमसुद्दीन राइन को कानपुर, मेरठ और सहारनपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि शमसुद्दीन के पास उत्तराखंड राज्य का जिम्मा भी रहेगा। वहीं मुनकाद अली को आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि मायावती की रणनीति के तहत पूरी ताकत लगाने को तैयार हैं। गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय में तमाम जिला अध्यक्षों और मंडल प्रमुखों को विजय मंत्र दिया था। अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन भी किया था। निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा के बाद बसपा सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती की समीक्षा बैठक के बाद अब पार्टी संगठन में बदलाव भी शुरू हो गए हैं। पार्टी में जो नई व्यवस्था लागू की गई उसके तहत अब 4 की जगह 3-3 मंडल पर कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था को लागू किया गया है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को फिलहाल आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बात करें शमसुद्दीन राइन की तो उनको कानपुर, मेरठ और सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। अब अगले 3 महीने तक बसपा प्रदेश में सेक्टर और बूथ कमेटी की समीक्षा करेगी। उसके बाद संगठन में और भी बदलाव किए जाएंगे। नई कमेटियों में पुराने कार्यकर्ताओं के साथ युवा चेहरों को भी जगह दी जाएगी। नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन जो दिन उद्घाटन के लिए चुना गया वो विपक्ष को चुभने लगा है। 28 मई को नए संसद भवन को जनता को समर्पित किया जाना है, लेकिन इसी दिन वीर सावरकर की जयंती है। यही वजह है कि नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख विपक्ष को रास नहीं आ रही। 28 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुए नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। जितनी चर्चा संसद भवन के उद्घाटन की है, उससे कहीं ज्यादा शोर उस दिन का है जिस तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। 28 मई के दिन संसद भवन का उद्घाटन होना है और इसी दिन वीर सावरकर की जयंती है। अब ये बात विपक्ष को चुभने लगी है। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 28 क्यों चुना, 28 मई क्यों? सावरकर जी का चित्र लगा है सेंट्रल हॉल में, पर सावरकर जी कभी सदस्य नहीं रहे। वो अपने आप को एक विचारधारा का प्रखर वक्ता मान सकते हैं, परंतु सदन से, लोकसभा या राज्यसभा से उनका कोई जुड़ाव नहीं था। नहीं, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। क्यों 28 मई ही क्यों? वीर सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से ये माफी मांगी थी कि हम इसके बाद कभी भी आजादी के आंदोलन में नहीं जाएंगे, वो वीर सावरकर, और कहा है हम जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होगा उसकी खिलाफत करेंगे। अगर ऐसे दिन को वो चुनते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखाती है
वो भारत विरोधी भी है, वो राष्ट्र विरोधी भी है। विपक्षी दलों के भड़कने के बाद अब ये सवाल चर्चा में है कि तय की गई तारीख महज संयोग है या फिर भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है। इतना घटियापन है, ओछापन है, वो जरा देखें किस काल कोठरी के अंदर वीर सावरकर रहे थे। इसके ऊपर बहुत लोगों ने बताया भी है कि वीर सावरकर किस प्रकार के व्यक्ति थे। वो बैरिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त की मर्यादा के अनुसार पत्र लिखे और वो बहुत यानी स्वतंत्र वीरों के वो शिरोमणि थे। वो बिल्कुल उन्होंने इतने नौजवानों को प्रेरित किया देश की आज़ादी के में संघर्ष करने के लिए। संसद की नई बिल्डिंग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। नए भवन का निर्माण 10 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। संसद भवन देखते ही देखते 28 महीने के भीतर बनकर तैयार हो चुका है। पुरानी बिल्डिंग की तरह ही नई बिल्डिंग में भी लोकसभा और राज्यसभा के लिए 2 अलग-अलग चैम्बर होंगे। लोकसभा में जहां एक साथ 888 सदस्य बैठ सकते हैं, वहीं राज्यसभा के चैम्बर में एक साथ 384 सदस्य बैठ सकेंगे। पुरानी बिल्डिंग में संयुक्त सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाता था, लेकिन नई बिल्डिंग में इसका आयोजन लोकसभा चैम्बर में किया जाएगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर एक साथ 1280 सांसद बैठ सकेंगे। उद्घाटन की तारीख के ऐलान से एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सावरकर स्मारक पहुंचे थे और वीर सावरकर के परिवार से मुलाकात भी की थी। वीर सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन विपक्ष को क्यों चुभ रहा है, अब इसे समझिए। दरअसल संसद के पिछले सत्र में जब अडानी के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा था, उसी दौरान राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोला था और 2019 में जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, तो उसके बाद राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा था वो राहुल गांधी हैं, राहुल सावरकर नहीं। लिहाजा अब भाजपा वीर सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करके 24 की जंग से पहले बड़ा संदेश देने जा रही है। सावरकर की जिंदगी के 2 अध्याय थे, काला पानी से पहले, काला पानी के पश्चात। प्रधानमंत्री जी कौन से अध्याय के साथ खड़े? तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, आप अपना दिन चुनिए, आपको तो हमारे कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो बजरंग बली को बजरंग दल बना देते हैं। तो बस इतना कि संदेश देश के एक मिजाज का दीजिए। नहीं, वो इसको इससे जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। यद्यपि मैं अभी लंदन से लौट करके आ रहा हूँ, जहाँ का संसद भवन इससे भव्य भी है और पुराना भी है, लेकिन उसको जस का तस समेट कर रखा हुआ है। और यूं भी वीर सावरकर आज़ादी के आंदोलन के हिस्से रहे होंगे, लेकिन वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के हिस्से नहीं रहे हैं। उसको अगर इससे जोड़ के देखा जाता है तो दुर्भावनापूर्ण। साफ है कि अब ये संग्राम लोकसभा चुनाव तक माहौल को गरमाने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आज दिल्ली में नई जिम्मेदारी संभाली। बघेल की जिम्मेदारी में फेरबदल किया गया था। पहले वो कानून राज्य मंत्री थे, तो अब उन्होंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने इससे पहले आज बजरंग बली की खास पूजा की और नई जिम्मेदारी संभालने के ठीक बाद अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलने से भी नहीं चूके। नई जिम्मेदारी से पहले बजरंग बली की पूजा करते ये हैं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी की जगह अब बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। पदभार संभालने से पहले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद बघेल स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे और नई जिम्मेदारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अब वे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर के यह नई जिम्मेदारी दी है, मैं अपने बड़े मंत्री डॉक्टर मनसुख जी के नेतृत्व में विभाग के सहयोग से देश भर के पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सकों की सहयोग से और पूरी ईमानदारी, निष्ठा और से काम करके उन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभालते ही एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर चुभने वाली टिप्पणी कर दी। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश को न्योता दिए जाने पर तीखा तंज कर डाला। दूध के पांव पालने में दिख जाते हैं,
तो जो जिस विपक्षी एकता की बात हो रही है उस नाव में तमाम छेद हैं, और जब सिद्धांतहीन, नीति विहीन और इस बेमेल विवाह होते हैं तो वो हनीमून नहीं मना पाते हैं। वो जल्दी, ऐसा गठबंधन 177 में हुआ था जो 80 तक चला, ऐसा ही एक गठबंधन 89 में हुआ था जो 91 तक चला, ऐसा ही गठबंधन 96 में हुआ था जो 16 महीने, 13 महीने, 27 महीनों की सरकार आई है। ऐसा ही गठबंधन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का हुआ था, वो उसकी उम्र भी 16-17 महीने थी। बघेल भले ही नई भूमिका में आने के बाद भी पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका मंत्रालय बदले जाने को लेकर कई तरह की अटकलें भी गर्म हैं, क्योंकि उनसे पहले केंद्रीय कानून मंत्री के पद से किरेन रिजिजू को हटाकर उन्हें भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। रिजिजू का कहना है कि ये शिफ्टिंग मेरे लिए कोई सजा नहीं है, ये तो सरकार की आगे की कोई बड़ी योजना है। लोकतंत्र में ऑपोजिशन पार्टी अगर कुछ कहेंगे तो उसमें मुझे क्या उसमें खराब पाना है, इसमें मुझे बुरा लगने का बात ही नहीं है। एक नया मंत्रालय जिम्मेदारी जो मिला है तो आज मैं उसको संभाल के आगे कैसे चलना है उसका सोच विचार करूंगा। अभी वो जो पुराने मंत्रालय को लेकर के सवाल मत कीजिए, क्योंकि उसमें आज वो रेलेवेंट नहीं है। किरण जी, आपको नए मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने पर दोनों नेताओं की सियासी प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें थी। अब इसके अपने अपने मतलब निकाले जा रहे हैं। मुरादाबाद दंगे की जांच रिपोर्ट 4 दशक बाद जल्द ही जनता के सामने होगी। इस पर बड़ी धूल को झाड़ा जा रहा है, तो इसी राह पर सियासी तर्कश के तीर भी दागे जाने लगे हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने आज विरोधी दलों पर चुभने वाला हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के दंगे एक साजिश का हिस्सा थे, जिसका मकसद दलितों पर जुल्म करना और पुलिस की पीएसी को बदनाम करना था, और यह सब तुष्टीकरण की खातिर किया गया था। इस पर विरोधी दल भड़क गए। मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगों को लेकर यूपी की राजनीति में नई सुगबुगाहट। 43 साल बाद मुरादाबाद दंगे की जांच की फाइल्स अब खुलकर जनता के बीच आने वाली है। योगी सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट पर सियासत का रंग भी चढ़ने लगा। राज्य के पूर्व डीजीपी और भाजपा के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने 1980 के दंगों को बड़ी साजिश का हिस्सा बताया और इसके सच पर पर्दा पड़े रहने के पीछे तुष्टीकरण की सियासत को जिम्मेदार ठहराया। उस दिन ये दंगा कुछ कट्टरपंथियों द्वारा प्रायोजित थी। वो कहा जाता है मुस्लिम लीग के प्रदेश पदाधिकारी ने ये षड्यंत्र किया था। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद ब्रजलाल ने आरोप लगाया है कि मुरादाबाद दंगे में दलितों पर जुल्म हुआ था और बाद में पीएसी को बदनाम करने की साजिश हुई। दंगा चलता रहा, 4 महीने तक चलता रहा और इसको रंग दिया गया कि साहब इसके लिए पीएसी दोषी है। वो पीएसी फोर्स जिसने इस प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, चाहे हैदराबाद का पोलो ऑपरेशन हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी रहा हो, चाहे आज़ादी के बाद पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर की गार्ड। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग है या फव्वारा, इसके खुलासे के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि कथित शिवलिंग के एएसआई के सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष ने इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। अदालत में बहस के दौरान हिंदू पक्ष के वकील की दलील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम एएसआई से रिपोर्ट लेंगे। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की अभी साइंटिफिक जांच नहीं होगी। एएसआई अभी कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है अंतरिम रोक। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही नोटिस जारी करने की बात कही। इस पर मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि सोमवार से परीक्षण शुरू हो जाएगा, इसलिए आदेश पर रोक लगना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी आदेश को बारीकी से देखने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सर्वे से पहले हर तरह के विकल्प पर विचार कर लिया जाना चाहिए, जिससे शिवलिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगाई जा रही है। हिंदू पक्ष के वकील की दलील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम भी एएसआई से रिपोर्ट लेंगे।
फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सावधानी बरतनी होगी। हम एएसआई से सर्वे करवाने के खिलाफ नहीं, लेकिन उससे पहले सरकार इसके विकल्प और मुद्दे पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपने पास पहले से लंबित मामले के साथ इसे सुनेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने विषय की गंभीरता को समझा और देखा कि हाँ मामला बहुत संगीन है और इसका परीक्षण होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यह था, 3 जजेस की पीठ में गया था कि इस मामले का संपूर्ण परीक्षण होना चाहिए और परीक्षण के लिए उन्होंने जुलाई लगाई है। सारे पार्टी नोटिस जारी किया है, हमने जवाब मांगा है और जुलाई में सुनवाई होगी। तब तक प्रोसीडिंग डेफर्ड रहेगी, यानी रुकी रहेगी। दरअसल हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण की मांग वाराणसी के जिला जज अजय विश्वेश से की थी। जिला जज ने ये कहते हुए इससे मना कर दिया था कि ऐसा करने से रचना को नुकसान पहुंच सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इसके बाद जिला जज के आदेश के खिलाफ हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 12 मई को हाई कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट ने ऐसा एएसआई की उस रिपोर्ट के आधार पर किया जिसमें कहा गया था कि वैज्ञानिक परीक्षण शिवलिंग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना भी किया जा सकता है। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दूसरी तरफ वाराणसी जिला कोर्ट से भी बड़ी खबर है। ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर का एएसआई सर्वे करवाने के मामले में मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को आपत्ति दर्ज करवाने के लिए नई तारीख की मांग की। इससे मंजूरी दे दी गई। इस पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे से डर रहा है। बात उत्तराखंड की, जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध मजारों पर बुलडोजर का चलना लगातार जारी है। पहले चरण के एक्शन का काम पूरा हो चुका है। अब तक 388 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है, जिससे 252 हेक्टेयर जंगल की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने में कामयाबी मिली है। देवभूमि में बुलडोजर गर्जना, अवैध मजारों पर ताबड़तोड़ एक्शन। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद शुरू हुआ एक्शन हर अवैध कब्जे को खाली करवाने के लिए जारी है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध मजारों पर पहले चरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और दूसरे फेज में शहरों में हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजेगा। राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह के अवैध कब्जे को पहले ही लैंड जिहाद करार दे चुके हैं। सख्त एक्शन के तहत उत्तराखंड में अब तक 252 हेक्टेयर वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। 388 मजारों पर बुलडोजर चला है। इन मजारों के अंदर कोई भी मानव अवशेष नहीं पाए गए हैं। 388 मज़ारे हैं, उनको वन भूमि से या अन्य क्षेत्र जो सरकारी भूमि थी उससे हटाया गया है। 2 गुरुद्वारों में अतिक्रमण बढ़ाया था उन्होंने, उनको भी नोटिस दिया गया है। उससे भी आज कार्रवाई करते हुए वो भूमि भी उनसे वापस ली जाएगी वहाँ पे। तो इस प्रकार से जो भी सरकारी भूमि है उस पर कोई भी व्यक्ति या संस्था या अन्य ऐसे कोई एजेंसीज है उनके द्वारा अगर अवैध अतिक्रमण देखा जा रहा है, उसको नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं और जिस तरह से उत्तराखंड में सरकार कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही है। जो अवैध मजारे आज नहीं, मैं कम से कम 15-20 सालों से ये आवाज उठाती आई हूँ। अवैध मजारों पर बुलडोजर चलना चाहिए। वो सरकारी संपत्तियों पर मजारे बनी हुई है, उनका खात्मा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। इसके साथ ही 41 मंदिर ऐसे हैं जिन्हें सरकारी जमीन से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में किसी भी सूरत में सरकारी जमीन पर किसी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।